गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का जो चैप्टर है हमारा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने वीडियोस के अंदर न्यूक्लियस और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था। अब न्यूक्लियस के बाद जो टॉपिक आता है वो है साइटोप्लाज्म। सो स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे 2 वर्ड से मिलके बना है, साइटो प्लस प्लाज्म। साइटो का मतलब क्या है? साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म प्लाज्मा को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है कि जो सेल का प्लाज्मा है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड कंटेंट है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो सारे की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही परफॉर्म होती हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने सेल को क्या किया है? स्टेन किया है, कलर किया है, ताकि इजीली जो हमारी सेल है वो विजुअलाइज हो जाए। तो उसकी स्टेनिंग करने के लिए हमने स्टेन यूज़ किया। अब जब स्टेन यूज़ करते हैं तो साइटोप्लाज्म जो है वो सबसे कम स्टेन जो है वो यूज़ करता है। वेरी लिटिल स्टेन जो है यूज़ किया जाता है साइटोप्लाज्म के द्वारा। सो साइटोप्लाज्म जो है वो आपको जो भी आप स्टेन करेंगे उसमें लाइट कलर जो शो होगा, फ्लूइड कंटेंट, वो सेल का साइटोप्लाज्म होगा, जिसके अंदर न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेली मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट दोनों तरह के सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। सो अब साइटोप्लाज्म के काम क्या है? सो स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म जो है वो सारे ऑर्गेनेली कंटेन करता है। इसके अंदर जितने भी सेल के ऑर्गेनेली हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, प्लास्टिड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनेली हैं वो सारे के सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहीं पे सेल के अंदर फंक्शनिंग होती है। सेल की एक्टिविटीज जो हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन है सेल में, वो साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होती है। सो इसलिए लिखा गया इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेली। जो स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेली है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ईच ऑफ दिस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर सेल। सेल के लिए क्या काम करते हैं? स्पेसिफाइड फंक्शन करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस की तरह सेल के अंदर एनर्जी बनाने के काम आता है। सो इसी तरह से सारे ऑर्गेनेली अपना अपना जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो करते हैं। फर्दर वीडियोस के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेलीज को इंडिविजुअली हमने स्टडी करना है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर किस तरह से सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं प्रेजेंट है। जैसे पहले हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स में ठीक से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अदर ऑर्गेनेलीज भी नहीं है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम तो प्रेजेंट है क्योंकि उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट। तो उन सारे ऑर्गेनेलीज का काम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन करता है? उसका जो पुअरली डिफाइंड साइटोप्लाज्म है वही उसके सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। सो इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन बट प्रोकैरियोट डज नॉट। यूकैरियोटिक के जो सेल के ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जबकि प्रोकैरियोट के सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। और न्यूक्लियस पे भी प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन होती है। अब हम यूकैरियोट को डिफाइन करेंगे। यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू का मतलब जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, उसको हम ट्रू कहेंगे। या हम वैसे तो ट्रू का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई सच बोल रहा है तो कहेंगे जो है वो ट्रू बोल रहा है, बिल्कुल सच बोल रहा है। सो इसका मतलब जो एक्चुअल में जो सेल बिल्कुल
है वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर सारे ऑर्गेनेली होते हैं। सो कैरियोट का मीनिंग क्या है? न्यूक्लियस। जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है वो ऐसी सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। अब यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनके अंदर क्या है? मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन होना क्या बड़ी बात है? मेम्ब्रेन के सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं। मेम्ब्रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेलीज पे एज वेल एज हमारी सेल पे। अब इसके बारे में जानते हैं कि अगर मेम्ब्रेन नहीं होती तो उसका क्या साइड इफेक्ट होता है। जैसे वायरस का एग्जांपल लेते हैं, वायरस के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। इसलिए कुछ साइंटिस्ट तो उसको लिविंग ही मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट उसको नॉन लिविंग मानते हैं सेल मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से। सेल मेम्ब्रेन नहीं होती इसीलिए वायरस जो है अगर एनवायरनमेंट में वैसे ही पड़ा हुआ है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब तक उसको किसी भी होस्ट की सेल नहीं मिलती वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता उसके पास, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड तो प्रेजेंट है लेकिन कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, इंडिविजुअली वो एक्टिव नहीं हो सकता जब तक उसको मीडियम नहीं मिलता। ये मेम्ब्रेन की सिग्निफिकेंस है कि विदाउट मेम्ब्रेन वायरस जो है वो अलाइव नहीं होता जब तक उसको कोई सेल नहीं मिले। होस्ट सेल में जाके वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, होस्ट सेल से बाहर आने के बाद वो फिर इनएक्टिवेटेड स्टेट में पड़ा रहता है एनवायरनमेंट में। ये मेम्ब्रेन की सिग्निफिकेंस है। अगर सर्वाइव करना है किसी भी सेल को तो उसके लिए मेम्ब्रेन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म का ये टॉपिक यही फिनिश होता है। अब एनसीईआरटी बुक के अंदर स्टूडेंट्स टॉपिक के बाद कुछ इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो आपने पढ़ा है उसको इवेलुएट करने के लिए क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताना है। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में और कुछ जो है लाइंस जो डिफरेंस बताती हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है, इधर की तरफ मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स को एक्सप्लेन किया है, इधर की तरफ मैंने यूकैरियोटिक सेल्स को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला जो है प्रोकैरियोटिक सेल का साइज। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कई बार 2 नंबर में या इसके पॉइंट्स के बारे में क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारी बार पेपर के अंदर आपके लिए आ जाते हैं। और ये जो डिफरेंस है इनके बारे में अब देखते हैं कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल का साइज है वो जनरली क्या होता है? स्मॉल होता है। बहुत ही छोटी प्रोकैरियोटिक सेल होती है। जैसे कि यहाँ पे साइज के बारे में बताया गया कि इसका जो साइज है स्टूडेंट्स 1 to 10 μm, इतना छोटा साइज होता है कि जो मीटर है, 1 मीटर है उसका कौन सा पार्ट है ये जो यहाँ पे 1 μm है वो बराबर होता है 10⁻⁻⁻6 मीटर। मतलब क्या है कि मीटर का 10 लाखवां हिस्सा क्या होता है? 1 μm होता है। इसका मतलब अगर मीटर के अंदर से कोई भी 1 मीटर है उसके अंदर से अगर हम इसको देखते हैं तो बहुत ही छोटा पार्टिकल जो है हम इसको नेक्ड आई से तो देख ही नहीं सकते। तो इतना छोटा साइज इसका प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। इधर यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है उसका साइज 5 to 10 μm है। यहाँ पे साइज इसका कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बड़ा होता है। अब हम एक बहुत बड़ी यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं। जो एग है वो एक सिंगल सेल है और वो इजीली विजुअलाइज हो सकता है। जो हैन का एग है या किसी और एनिमल का एग है वो इजीली विजुअलाइज हो सकता है। जैसे ऑस्ट्रिच का एग है वो काफ़ी बड़ा होता है साइज में। तो ये जो है ये साइज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन के बारे में बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है और यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है। अब यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है एनसीईआरटी में, इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फिल करेंगे। इससे पहले यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है।
स्टूडेंट्स, जो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है। सो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो पुअरली डिफाइंड। अब यहां पे कारण बताया गया कि वेल डिफाइंड किस तरह से है, एंड सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। सो यहां पे हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन नहीं होती। सो पुअरली डिफाइंड किस वजह से? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो इसके अंदर स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रीजन इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है, पुअरली डिफाइंड है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। साइट क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्रोमोसोम का है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर काफी ज्यादा है, एक और इसके बाद फिर बहुत ज्यादा। जैसे कि किसी सेल के अंदर कितना भी हो सकता है। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग की यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स का अलग अलग क्रोमोसोमल नंबर होता है। अब यहाँ इसका फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा है कि उसमें सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए कहा गया कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट। बट हेयर इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन bounded cell organelles are present। और उन सेल ऑर्गेनेलीज का नाम क्या क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं हम इसके में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, बॉडीज एंड माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, ये सारे के सारे न्यूक्लियस, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज हैं। सो स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो एनसीईआरटी में डिफरेंस है वो क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। इसके फर्दर हम जो अगले नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में ही पढ़ेंगे कि जो हमारी सेल है उसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं। थैंक यू।